गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पीडियाट्रिक नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और वो एमसीक्यू आज के थोड़ी ही मैंने स्टार्ट किए, लेकिन ये बहुत सुपर एमसीक्यू है जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो कौन सा आएगा आज का? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला आएगा आपका, क्या आएगा? न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग स्केल इज द असेस बाय द विच स्केल। फिर से बोल रहा है, मैं एमसीक्यू में कहना क्या चाह रहा है वो देख लेते हैं एक बार। जो न्यूबॉर्न है उसका मैच्योरिटी जो स्केल रहता है वो असेस किससे करते हैं? जो न्यूबॉर्न का जो मैच्योरिटी स्केल रहता है, रेटिंग स्केल, इट इज द असेस बाय द विच स्केल। पहला एमसीक्यू क्या आएगा? न्यूबॉर्न बेलार्ड स्केल। दूसरा क्या आएगा? अपगार स्कोर। तीसरा क्या आएगा? ग्लासगो कोमा स्कोर। एंड द लास्ट वन इज द ग्रोथ चार्ट। तो वन बाय वन सीख लेते हैं एक बार। तो क्या बोला जा रहा है? तो पहला क्या आएगा? बेलार्ड स्केल। तो आप सबको पता होना चाहिए बेलार्ड स्केल किसके लिए है। यू नो दैट। तो बेलार्ड स्केल याद रखना, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिजिकल एंड द न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। क्या आएगा? फिजिकल एंड द सेकंड वन इज द कौन सा आएगा? न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। क्या आएगी? न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। तो पहला क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरा बात करते हैं। दूसरा क्या आएगा? अपगार स्कोर। अब अपगार स्कोर के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। अपगार स्कोर क्या है? तो ए का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट? अपीयरेंस। अब सबको पता ही होगा अपगार स्कोर के बारे में। पी का मीनिंग क्या रहेगा? पल्स। जी का मीनिंग क्या रहेगा? ग्राइमेस। ए का मीनिंग क्या रहेगा? एक्टिविटी। आर का मीनिंग क्या रहेगा? रेस्पिरेशन। तो अपगार स्कोर कब करते हैं स्टूडेंट? आप सबको पता होना चाहिए कब करते हैं। इट इज द स्टार्ट एज अर्लियर पॉसिबल, यानी कि जब भी बेबी का जन्म होता है उसके बाद हम शुरुआत में क्या करते हैं? अपगार स्कोर चेकिंग करते हैं। और अपगार स्कोर का नॉर्मल स्कोर कितना रहेगा? याद रखना स्टूडेंट, 7 to 10। कितना रहेगा? 7 to 10। इट इज द नॉर्मल अपगार स्कोर। चलिए फिर तीसरा देख लेते हैं। जीसीएस स्केल। जीसीएस स्केल का फुल फॉर्म क्या रहेगा? ग्लासगो कोमा स्केल। क्या आएगा? ग्लासगो कोमा स्केल। और ग्लासगो कोमा स्केल किसके लिए यूज करता है? तो पता होना चाहिए किसके लिए होता है? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि किसके लिए होता है? न्यूरो के लिए यूज होता है। लास्ट वन इज द ग्रोथ चार्ट। ग्रोथ चार्ट किसके लिए होता है? जो भी न्यूबॉर्न बेबी का होता है उसमें ग्रोथ चार्ट चेकिंग करने के लिए हम उसे यूज करते हैं। और अब तो पता चला। तो फिर से अब चलिए अब एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करते हैं। न्यूबॉर्न मैच्योरिटी स्केल इज द असेस बाय द विच स्केल। तो न्यू बेलार्ड स्केल इज द करेक्ट आंसर। पता चला। क्योंकि अपकर स्कोर में तो क्या करते हैं, मैंने अभी बताया, न्यूबॉर्न की बेबी के जन्म के बाद तुरंत ही करते हैं। नेक्स्ट। और अपकर स्कोर का मीनिंग पता चला है, उसका नॉर्मल स्कोर कितना रहता है? 7 to 10। नेक्स्ट, ग्लासगो को मसल किसके लिए करते हैं? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए। और ग्रोथ चार्ट किसके लिए करते हैं? ये ग्रोथ चार्ट असेसमेंट करने के लिए। तो चला पता चला। तो पहला एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा? इट इज द न्यू बेलार्ड स्केल। अब अगर स्कोर पता चल गया है आपको, उसका क्या था? ग्लासगो कोमा स्केल था, वो मैंने पढ़ा लिया। और क्या था? ग्रोथ चार्ट। तो करेक्ट आंसर इस कौन सा आएगा? न्यू बेलार्ड स्केल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द ऑल आर द फीचर्स ऑफ द कांगारू मदर केयर। कांगारू मदर केयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कांगारू मदर के बारे में नहीं पता तो मैंने एक सेपरेटली एक वीडियो लेक्चर बनाया, तो वो एक बार जरूर देख लीजिए। ऑल आर द फीचर्स ऑफ द कांगारू मदर केयर एक्सेप्ट। पहला क्या? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, इनिशिएट इन द फैसिलिटी एट द कंटिन्यूटी एट द होम, एंड डन फॉर द बेबीज विद द साइनोसिस। विच आर द करेक्ट आंसर? तो पहले समझ लेते हैं केएमसी क्या है। केएमसी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा। क्या है केएमसी का फुल फॉर्म? कांगारू मदर केयर। क्या आएगा? कांगारू मदर केयर। नेक्स्ट वन इज द किसके लिए देते हैं? तो याद रखिए स्टूडेंट, इट इज द यूज फॉर द लो बर्थ वेट बेबी। किसके लिए यूज होता है? लो बर्थ वेट बेबी। अगर लो बर्थ वेट बेबी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कांगारू मदर केयर यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब कब तक देंगे? तो याद रखना स्टूडेंट, नॉट लेस देन 1 आवर, यानी कि मिनिमम उसे कितना देना पड़ेगा? 1 आवर तो देना ही पड़ेगा। तो याद रखना, नॉट लेस देन 1 आवर, यानी कि मीनिंग क्या? उसको कम से कम कंटिन्यू 1 आवर तक तो देना ही चाहिए। नेक्स्ट, मिनिमम कितने आवर्स देने चाहिए?
एक दिन में, तो वो भी याद रखना। मिनिमम आपको देने पड़ेंगे, कितना देने पड़ेंगे, 5 to 6 आवर्स देने पड़ेंगे। कितने दिन में, एक दिन में। अगर कोई पूछे आपको एग्जाम में कि एमसी हमें कितना देना है, तो याद रखना एक दिन में हमें कितना देना पड़ेगा, 5 to 6 आवर। और दूसरा, कब तक दे सकते हैं, कंटिन्यू 1 आवर, लेकिन लेस देन 1 आवर कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कौन कौन दे सकता है, इट इज द गिवन बाय द ऑल फैमिली मेंबर। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि केम से देता कौन सकता है, ओनली मदर दे सकती है, नहीं, कोई भी फैमिली मेंबर हो या सिबलिंग है वो सब दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द, उसकी पोजीशन कैसी रहेगी, तो याद रखना स्टूडेंट, उसकी पोजीशन कौन सी रहेगी, फ्रॉग लाइक पोजीशन। कौन सी रहेगी, फ्रॉग लाइक पोजीशन रहेगी। नेक्स्ट, पता चला केएमसी क्या है, केएमसी किसके लिए देते हैं, फिर से मैं समझा देता हूँ, लो बर्थ वेट बेबी के लिए। कब तक देते हैं, लेस देन 1 आवर, यानी कि मिनिमम कितना देना चाहिए, 1 आवर तो देना ही चाहिए। एक दिन में हम कितना देता है, तो कितने देते हैं हम, 5 to 6 आवर देते हैं। कितना देते हैं, 5 to 6 आवर, कितने दिन में, पूरे एक दिन में। कौन दे सकता है, तो कोई भी फैमिली मेंबर, ऐसा नहीं कि मदर ही दे सकती है। और दूसरा, कैसी पोजीशन में रखेगी, तो फ्रॉग लाइक। तो मैंने 3-4 एमसीक्यू में उसमें ही सॉल्व करवा दी। तो चलिए अब फीचर्स, यानी कि कांगारू मदर केयर से कंपोनेंट कौन कौन से रहते हैं, तो पहला तो आपको पता ही होना चाहिए क्या होगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये ऑप्शन में है, यहाँ सर है, तो याद रखना पहला तो कौन सा आएगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद क्या आएगा, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, वो भी है हमारे एमसीक्यू में, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट रहेगा। और लास्ट वन इज द कैंसर आएगा, इनिशिएट इनटू फैसिलिटी एट द कंटिन्यू होम। क्या हम होम पे कर सकते हैं, तो मैंने अभी बताया कि इजीली कैन डू इनटू द होम। और लास्ट वन इज द डन फॉर द बेबीज विद द साइनोसिस। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने अभी बोला कि एमसी किसके लिए चाहिए, लो बर्थ वेट बेबी के लिए। ये डन फॉर द बेबीज विद साइनोसिस, इट इज द करेक्ट आंसर। पहले ये देख लीजिए इसमें पूछा क्या है, एक्सेप्ट। तो एमसीक्यू में आप सब स्टूडेंट यही मिस्टेक कर देते हैं। एक्सेप्ट का मीनिंग क्या है, ये नहीं आ सकता, बाकी के दिन तो आ सकते हैं ना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यस आ सकता है, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट आ सकता है, फैसिलिटी कंटिन्यूड एट द होम यस कर सकते हैं। और डन फॉर द बेबीज विद द साइनोसिस ये गलत है, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। चलिए फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखने की बात है। एंटीरियर फ्रंटानेल close at the age of 12 to 12 week, 6 to 8 weeks, 12 to 18 months या फिर 6 to 8 months। तो इसके लिए पहले फ्रंट टनल के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो मैं ये समझा लेता हूँ कि टोटल फ्रंट टनल होते कितने हैं, वो आप सबको पता है। अगर नहीं पता तो एक बार मैं समझा लेता हूँ कि टोटल फ्रंट टनल कितने होते हैं। तो टोटल 6 फ्रंट टनल होते हैं। कितने होते हैं, 6 फ्रंटानेल प्रेजेंट होते हैं। कितने, 6 फ्रंटानेल। तो चलिए एंटीरियर फ्रंटानेल के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं कि एंटीरियर फ्रंटानेल क्या है। तो एंटीरियर फ्रंटानेल में पहले तो याद रखिए कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द एंटीरियर फ्रंटानेल, तो याद रखना ब्रेगमा। कौन सा रहेगा, ब्रेगमा। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द एंटीरियर फ्रंटानेल, ब्रेगमा। नेक्स्ट वन इज द, उसका शेप कैसा आएगा, तो उसका शेप याद रखना डायमंड शेप। कैसा आएगा स्टूडेंट, डायमंड शेप आएगा। नेक्स्ट वन इज द कौन सा आएगा, कब क्लोज होगा, तो याद रखना 12 से लेके 18 मंथ से, कितने, 12 से लेके 18 मंथ तक ये क्लोज हो जाएगा। कौन क्लोज हो जाएगा, एंटीरियर फ्रंटानेल। चलिए अब आगे की बात करते हैं, पोस्टीरियर फ्रंटानेल। जैसे मैंने एंटीरियर फ्रंटानेल बताया, ऐसे क्या क्या आएगा, पोस्टीरियर फ्रंटानेल। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज अनदर लैम्ब, तो याद रखना लैम्बडा। क्या रहेगा, नाम थोड़ा ये है, तो याद रखना व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द पोस्टीरियर फ्रंटानेल। तो पोस्टीरियर फ्रंटानेल का अनदर नेम कौन सा आएगा, लैम्बडा। नेक्स्ट वन इज द, उसका शेप क्या आएगा, तो उसका शेप याद रखना ट्राई एंगुलर शेप आएगा। कौन सा शेप आएगा, ट्राई एंगुलर शेप आएगा। लास्ट वन इज द, वो कब क्लोज होगा, तो याद रखना 6 to 8 वीक। कब होगा क्लोज, 6 to 8 वीक पे ये क्लोज होगा। तो मैंने दोनों पढ़ा लिए, एंटीरियर फ्रंटानेल और दूसरा कौन सा पढ़ाया मैंने, पोस्टीरियर फ्रंटानेल। एंटीरियर फ्रंटानेल में क्या पढ़ाया मैंने, उसका व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द एंटीरियर फ्रंटानेल, तो फ्रंटानेल का दूसरा नाम ब्रेगमा। उसका शेप क्या रहेगा, डायमंड। कब क्लोज होगा, 12 से 18। पोस्टीरियर फ्रंटानेल का दूसरा नाम लैम्बडा, उसका शेप कैसा रहेगा, ट्रायंगुलर। और अब कब क्लोज होगा, से 6 से लेके 8 वीक में ये क्लोज होगा। तो एक्चुअली एमसीक्यू के बारे में देख लेते हैं। एमसीक्यू में क्या बताया है, एंटीरियर फ्रंटानेल क्लोज कब होगा, तो सामने देख लीजिए इमेज में, मैंने अभी पढ़ाया कब होगा, 12 से 18 मंथ। कब होगा, 12 से
18 मंथ। अगर हमने पूछा होता पोस्टीरियर फ्रंट एनल के बारे में तो पोस्टीरियर फ्रंट एनल किसके आएगा 6 to 8 वीक, यानी कि ऑप्शन बी किसके लिए है पोस्टीरियर फ्रंट एनल के बारे में। चलिए स्टूडेंट पता चला, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द चेस्ट कंप्रेशन, क्या आएगा व्हाट इज द चेस्ट कंप्रेशन एंड द वेंटिलेशन रेशियो इनटू द नियोनेटल रिसक्सिटेशन। तो नियोनेटल रिसक्सिटेशन में याद रखने कौन से मेथड यूज करनी है, टीएबीसी। कौन सा आएगा टीएबीसी। टीएबीसी का मीनिंग क्या, टी मीनिंग टेम्परेचर, ए का मीनिंग क्या रहेगा एयरवे, बी का मीनिंग क्या रहेगा ब्रीदिंग, और सी का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट, सी का मीनिंग सर्क्यूलेशन। तो अगर नियोनेटल रिसक्सिटेशन की बात कर ले तो उसमें कौन से मेथड यूज करते हैं, टीएबीसी। टीएबीसी यानी कि टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग एंड द लास्ट वन इज द सर्कुलेशन। व्हाट इज द नॉर्मल रेशियो, तो आपको सबको पता होना चाहिए, इज द रेशियो इज द 3:1। कौन सा आएगा 3:1, यानी कि 3 क्या देंगे हम चेस्ट कंप्रेशन और 1 क्या देंगे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, यानी कि 3 हम क्या देंगे चेस्ट कंप्रेशन। अब चेस्ट कंप्रेशन देंगे किस मेथड से, टू थंब टेक्निक से देंगे, कैसे थंब यानी फिर थंब टेक्निक यूज करेंगे। कौन से टेक्निक यूज करेंगे, थंब टेक्निक यूज करेंगे, या फिर टू फिंगर मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्या हो सकता है टू फिंगर मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा स्टूडेंट, 3:1। 3 चेस्ट कंप्रेशन देंगे और 1 क्या देंगे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे। तो पता चला व्हाट इज द चेस्ट कंप्रेशन एंड द वेंटिलेशन रेशियो इनटू द नियोनेटल रिसक्सिटेशन। इट्स द करेक्ट आंसर इज द 3:1, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लार्क रूल्स वो साइंटिस्ट थे। इट इज द यूज फॉर द, ये तो सीधा आपको आंसर आना चाहिए, क्या आएगा एस्टिमेटिंग द पीडियाट्रिक डोजेज ऑफ द ड्रग। पहला क्या था इवैल्यूएटिंग द आईक्यू। आईक्यू के लिए ऐसा कुछ है नहीं, मेंटल ग्रोथ के लिए भी कुछ है नहीं ऐसा। और लास्ट में क्या था इवैल्यूएटिंग द चाइल्ड ग्रोथ, उसके लिए तो क्या आता है ग्रोथ चार्ट आता है। तो क्लार्क का जो रूल आया था वो किसके लिए यूज होता है, तो याद रखना एस्टिमेट द पीडियाट्रिक डोसेज ऑफ द ड्रग, यानी कि क्लार्क रूल्स इट इज द यूज फॉर द, किसके लिए आएगा डोसेज ऑफ द ड्रग। ड्रग का जो डोजेस कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए क्या आएगा क्लार्क रूल्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक आज का। एक्सेसिव, अगर एक्सेसिव का मीनिंग क्या रहेगा सबसे ज्यादा, यानी कि ज्यादा बढ़ जाए, मात्रा बढ़ जाए। अगर विटामिन के की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होता है, पहला क्या आएगा हाइपर बिलिरुबिनिया, दूसरा वॉमिटिंग, तीसरा ब्लीडिंग टेंडरनेस और चौथा कौन सा आएगा हेमोलाइसिस। तो पहले विटामिन के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि विटामिन के है क्या। तो पहले सोचिए कि विटामिन के क्या करेगा, प्रिवेंट द, क्या आएगा प्रिवेंट द हेमरेज। तो पहले माइंड में ये फिट कर लीजिए विटामिन के का मेन फंक्शन क्या रहेगा, तो फंक्शन क्या रहेगा प्रिवेंट करेगा हेमरेज को। और न्यूबॉर्न को ये विटामिन के कब देंगे, जब भी बेबी का जन्म होता है तो हमें क्या देना पड़ता है विटामिन के का इंजेक्शन देना पड़ेगा। कितना देने पड़ेगा 1 मिलीग्राम, या फिर कितना आएगा 0.5 ml देते हैं। लेकिन ये कौन सी कंडीशन में, अगर बेबी का वेट कितना रहेगा 1000 ग्राम से ज्यादा है। तो अगर 1000 ग्राम से कम है तो उसका जो भी डोज है वो कितना कर देंगे कम कर देंगे, यानी कि 0.5 mg इफ द वेट इज द लेस देन 1000 ग्राम। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है आपको। विटामिन के क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट द हेमरेज। नेक्स्ट वन इज द, उसका डोजेस क्या रहेगा 1 मिलीग्राम और द 0.5 ml, किसके लिए अगर बेबी का वेट कितना रहेगा ग्रेटर देन 1000 ग्राम। नेक्स्ट अगर कम है वेट लेस देन 1000 ग्राम से तो कौन सा डोज देंगे 0.5 mg देंगे, यानी कि हाफ कर देंगे। तो चलिए इसमें क्या पूछा है, तो विटामिन के का पहले फंक्शन समझ लेते हैं। उससे पहले हम बिलिरुबिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या बिलिरुबिन है क्या, इट इज द आरबीसी वेस्ट प्रोडक्ट। तो पहले तो वो याद रखिए कि व्हाट यू मीन बाय द बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन क्या है आरबीसी की वेस्ट प्रोडक्ट है। और उसका जो वेस्ट 120 दिन के बाद जो उसका डेथ होता है वो कहाँ पर होता है स्प्लीन में, यानी कि वो स्प्लीन में इकट्ठा हो जाता है।
अब स्प्लीन से आगे जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो जो भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो मल्टीपल रेजिस्टेंट नाम के प्रोटीन के साथ बाइंड होके कहा जाता है, लीवर में जाता है। और लीवर से क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉन्जुगेटेड में। और उसके बाद जो भी होता है क्या, बिलिरुबिन वो हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। तो ये सारा प्रोसेस पता चला। आरबीसी की वेस्ट प्रोडक्ट कौन है, बिलिरुबिन। वो कहाँ पर रहती है, स्प्लीन में। और स्प्लीन के बाद क्या जाएगी, मल्टीपल रेजिस्टेंट प्रोटीन के पास बाइंड होके कहाँ पर चली जाएगी, लीवर के पास। लेकिन ये जो मल्टीपल रेजिस्टेंट प्रोटीन को के साथ जो बाइंड होता है बिलिरुबिन, वो कौन करता है, विटामिन के। अगर विटामिन के ही नहीं अगर बढ़ जाता है तो विटामिन के का फंक्शन जो रहता है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अगर विटामिन के का फंक्शन डाउन होता है तो मल्टीपल रेजिस्टेंट प्रोटीन से साथ बाइंड नहीं होने देगा बिलिरुबिन के, तो इसकी वजह से जो बिलिरुबिन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पता चला। तो इन शॉर्ट में बोल देता हूँ कि जो भी विटामिन के का विटामिन क्या हो जाता है, हाइपर यानी कि एक्सेस हो जाने की वजह से उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और उसका फंक्शन क्या था, जो भी बिलिरुबिन है उसको कहाँ पर बाइंड करता था, मल्टीपल रेजिस्टेंट प्रोटीन के साथ। वो नहीं होगा, उसकी वजह से बिलिरुबिन आगे लीवर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर लीवर तक नहीं पहुंचता तो बॉडी से बाहर भी नहीं निकलेगा। दैट्स वाई हमारे बॉडी में क्या रहता है, हाइपर बिलिरुबिन कंडीशन रहती है। कौन सी रहेगी, हाइपर बिलिरुबिन। कौन सी कंडीशन आएगी, तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, हाइपर बिलिरुबिन। पता चला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका डोज भी पता चला। अगर बेबी का वेट ठीक ठाक है यानी कि 1000 ग्राम से ज्यादा है तो कौन सा डोज देंगे, 1 मिलीग्राम या फिर कितना आएगा, 0.5 ml देंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब थियरी की बात कर लेते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम है और साइंटिस्ट के कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन से दिए है नाम, वो है। तो पहला देख लेते हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी जो है किसने दी। पहली आएगी कोलबर्ग। कोलबर्ग ने क्या दी आपको पता है, मैं बोल देता हूँ। इट गिवन बाय द मोरल डेवलपमेंट थियरी। कौन सी दी थी, मोरल डेवलपमेंट। अब इरिक्सन की बात कर लेते हो तो इरिक्सन ने कौन सी दी, साइको सोशल। कौन सी थी, साइको सोशल। तीसरी बात करते हैं फ्रॉड, सिगमंड फ्रॉड ने कौन सी दी, तो याद रखना साइको एनालिटिक, साइको एनालिटिक। पीजेड, पीजेड ने कौन सी दी, पीजेड ने दी थी कॉग्निटिव। कौन सी दी थी, कॉग्निटिव। तो देख लीजिए साइको सोशल डेवलपमेंट चिल्ड्रन किसने दी, तो ऑप्शन बी कौन सा आएगा, एरिक्सन। मैंने लिखे हुए चारों के नाम। कोलबर्ग ने कौन सी दी, मोरल। फ्रूड ने कौन सी दी, साइको एनालिटिक। और पिचेट ने कौन सी दी, कॉग्निटिव। पता चल गया, ये चारों चार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत एग्जाम में हेल्प भी करेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते अगला एमसीक्यू के बारे में। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेशन, जो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन रहती है वो क्या रहेगी, व्हाट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ फॉर विच नर्स मस्ट मॉनिटर विद द प्रीटर्म बेबी। अगर प्रीटर्म बेबी है तो पहले तो माइंड में ये फिक्स कर लीजिए, अगर प्रीटर्म बेबी है तो उसमें जो एल्वेओलाई होते हैं उसकी क्या रहती है, डेफिशिएंसी रहती है। क्या रहती है, डेफिशिएंसी। और जो लंग्स रहते हैं वो मैच्योर नहीं रहते। जो भी लंग्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, मैच्योर नहीं रहते, यानी कि इमैच्योर रहते हैं। लंग्स कैसे रहेंगे, इमैच्योर रहेंगे। और एल्वियोलाई के क्या होता है, डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गैस एक्सचेंज की प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती, गैस एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है वो क्या नहीं होता, प्रॉपर नहीं हो पाती। एक मिनट, बीच में थोड़ा कट गया लगता है। ओके, फिर से देख लेते हैं। ये कौन सा था, व्हाट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेशन फॉर विच ए नर्स मस्ट मॉनिटर विद द प्रीटर्म इन्फेक्शन। हेमरेज था, ब्रेन डैमेज था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, या फिर कौन सा था, लास्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा था,
एस्पिरेशन ऑफ द म्यूकस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैंने क्या बोला है, अगर प्रीटर्म बेबी है तो उसमें क्या रहेगी, एल्वेओलाई की डेफिशिएंसी रहेगी। और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, लंग्स कैसे रहेंगे, इमैच्योर रहेंगे। कैसे रहेंगे, लंग्स इमैच्योर, जिसकी वजह से जो गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस है वो कैसी रहेगी, इम्प्रॉपर रहेगी। कैसी रहेगी, इम्प्रॉपर। दैट्स वाई कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, आरडीएस यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कौन सा आएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेशन व्हेन द नर्स हैंडलिंग द पेशेंट विद द प्रीटर्म बेबी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्लैप लिफ्ट। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि क्लैप लिफ्ट और क्लैप पैलेट के बारे में कोई पूछा ना हो। तो क्लैप लिफ्ट सर्जरी कब करते हैं, एट बर्थ टाइम, 9 से 12 मंथ, 3 to 6 मंथ या फिर 6 से 9 मंथ। तो चलिए वो एक बार सीख लेते हैं। क्लैप लिफ्ट की सर्जरी कब करते हैं, याद रखना 3 to 6 मंथ। एक बार लिख लेता हूँ, क्लैप लिफ्ट होता है उसके सर्जरी हम कब करेंगे, 3 से लेके 6 मंथ तक। अगर क्लैप पैलेट आपको पूछा जाए तो क्लैप पैलेट की सर्जरी कब करेंगे, तो कब करेंगे स्टूडेंट, 6 से लेके 24 मंथ। कब करेंगे, 6 से लेके 24 मंथ। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा है, क्लैप लिफ्ट। क्लैप लिफ्ट का मैंने क्या बताया, 3 से 6 मंथ। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, 3 से 6 मंथ। 9 से 12 किसके लिए नहीं आता, कोई सी गैस, 6 से 9 भी कोई नहीं, और बस टाइम तो हम सर्जरी कोई परफॉर्म कर ही नहीं सकते। चलिए, last one is the most accurate location to obtain the heart rate of the infant। जो भी न्यूबॉर्न बेबी है यानी कि इन्फेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्फेंट के लिए जब हम हार्ट रेट एसेस करते हैं तो उसकी बेस्ट साइड कैरोटिड आर्टरी, अपेक्स ऑफ द हार्ट, ब्रेकियल आर्टरी या फिर रेडियल आर्टरी। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, अपेक्स ऑफ द हार्ट। कौन सा रहेगा, अपेक्स ऑफ द हार्ट। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना न्यूबॉर्न के लिए या फिर इन्फेंट के लिए अगर हमें चेक करना हो तो कौन सा आएगा, अपेक्स ऑफ द हार्ट यानी कि एपिकल पल्स। कौन सी पल्स हम चेक करेंगे, एपिकल पल्स। और एपिकल पल्स कहाँ पर आती है, आप सबको पता है कहाँ पर आती है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। कहाँ पर, लेफ्ट साइड में आती है। और यहाँ पर हमें क्या करते हैं, एसेस करते हैं हार्ट रेट। तो पता चला, तो जो भी लोकेशन है वो कहाँ पर, अपेक्स ऑफ द हार्ट यानी कि एपिकल पल्स हम चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, एपिकल पल्स। और क्या चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको समझ में आया है। मैंने थोड़े एमसीक्यू आज सॉल्व किए, रेगुलरली क्लास में लेते रहूंगा जिससे आपको थोड़ा सी हेल्प रह जाए एमसीक्यू के बारे में। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।